प्रोग्राम में बहुत बहुत वेलकम है। वो कामरान शाहिद। पाकिस्तान में आज का दिन बलूचिस्तान के लिए, क्वेटा की आवाम के लिए अलमनाक रहा। तीनों तरफ से पाकिस्तान पर हमले किए गए। पाकिस्तान के मासूम शहरी, खास तौर पे तालिबात को, पाकिस्तान की तालीम को अटैक जेर निशाना बनाया गया। कायद मोहम्मद अली जिन्ना ज़ियारत में जहाँ उनकी रिहाइशगाह, वो एक सिम्बॉलिक है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के कायद के हवाले से उसकी तारीखी जो अहमियत है उसको तबाह बर्बाद कर दिया दहशतगर्दों ने। इतना बड़ा अटैक शायद बलूचिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। तीन अतराफ से जो हमला हुआ, जो दहशतगर्द थे उन्होंने अस्पताल को भी नहीं छोड़ा। बोलान मेडिकल हॉस्पिटल जो है वहाँ पर सुसाइड बॉम्बर्स जो थे उन्होंने धमाके किए। काफ़ी घंटों तक, ऑपरेशन से पहले तक लोगों को यरगमाल बनाए रखा। 12 तालिबात अब तक जो रिपोर्ट्स हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। जब बस में धमाका हुआ, सबसे पहले सरदार बहादुर खान विमेंस यूनिवर्सिटी की बस में धमाका हुआ, 12 तालिबात वहाँ पे शहीद हुई। उसके बाद जब ज़ियारत में धमाका हुआ कायद मोहम्मद अली जिन्ना की रिहाइशगाह पे, और उससे बढ़कर वो अस्पताल जहाँ तिब्बी इमदाद दी जा रही थी वहाँ पर धमाका किया, उसको यरगमाल बना लिया। वहाँ पे लवाहिकीन और मरीजों कई घंटे तक ऑपरेशन होता रहा। और पाकिस्तान की तारीख में, बलूचिस्तान की तारीख में आज का दिन अलमनाक दिन रहा। हम बात करेंगे अपने ब्यूरो चीफ जो वहीं से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। हमने आज दोपहर से शाम से आपको रिपोर्टिंग वहीं से की है इस अलमनाक वाक़े की। इरफान सईद हमारे साथ मौजूद है, हमें अपडेट करेंगे। इरफान सईद साहब, जिन लोगों ने अभी भी अपने टीवी सेट्स को ऑन किया उनके लिए ज़रा बताइएगा कि आज क्वेटा बलूचिस्तान ज़ियारत कितना अलमनाक दिन रहा, क़यामत रही बलूचिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए। बिल्कुल कामरान साहब, जिस तरह आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में ही बताया कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान की तारीख में आज का दिन बड़ा एक स्याह दिन के हवाले से याद रखा जाएगा। बलूचिस्तान में आज जिस तरीके से सुबह के वक्त गुज़श्ता रात जो 1:30 बजे के करीब ज़ियारत में 5 धमाकों के ज़रिए ज़ियारत रेजिडेंसी को उड़ाया गया, उसको इन धमाकों के बाद उस रेजिडेंसी में आग लग गई। आग देखते ही देखते आग ने पूरी रेजिडेंसी को अपनी लपेट में ले लिया और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो कौमी विरसा था जो हमारा, वो जलकर खाकस्तर हो गया। उसमें कायद आज़म की जो अशिया थी वो भी जलकर खाकस्तर होगी। उसके बाद अभी ये वाक़े को गुजरे चंद ही घंटे गुजरे थे कि कोयटा में बहादुर खान यूनिवर्सिटी, वुमेन यूनिवर्सिटी की बस को निशाना बनाया गया। उसके अंदर धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया जिसमें 11 तालिबात जो शहीद हुई हैं, इसमें 19 तालिबात शदीद जख्मी हुई जिनको फौरी तौर पर सिविल हॉस्पिटल BMC को पहुँचाया गया। इसी दौरान इंतज़ामिया के आला अफसरान जब इस वाक़े के बाद BMC में पहुँचे हैं और वो मरीजों की अयादत के लिए और इस वाक़े के बाद जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, तो इसी दौरान एक खुदकश हमलावर ने सिविल हॉस्पिटल की कैजुअलिटी के करीब अपने आप को धमाका खेज मवाद से उड़ाया। उस वक्त IG पुलिस जो वहां पर मौजूद थे और पुलिस का भी ये कहना है कि निशाना बनाना चाहते थे IG पुलिस को, लेकिन वो उसमें कामयाब ना हो सके। लेकिन इसी दौरान धमाके के बाद वहां पर शदीद फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया और एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के साथ जो खुदकश हमलावर जो थे, जो पूरा जो ग्रुप था, उन्होंने पूरे हॉस्पिटल को और यरमाल बनाया। इरफान सईद साहब, ये अस्पताल जो है वो अभी तो अब क्लियर हो चुका है अस्पताल दहशतगर्दों से, ये ऑपरेशन जारी है अभी। कामरान साहब, आपसे कुछ देर पहले ही CCPO कोयटा कैप्टन मीर जुबैर जो इस पूरे ऑपरेशन की जो कमांड कर रहे थे, उन्होंने आके मीडिया को बताया कि अब तक भी हम श्योर नहीं है कि हॉस्पिटल क्लियर है क्योंकि एक एक वार्ड को चेक किया जा रहा है। आपसे कुछ देर पहले ही एक धमाके की आवाज़ आई जिसमें उन्होंने ये कन्फर्म किया कि एक दूसरा खुदकश हमलावर जिसने अपने आप को धमाके से उड़ाया है। इस धमाके के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन खुदकश हमलावर ने अपने आप को उड़ा लिया है। लेकिन इस वक्त हॉस्पिटल की जो वार्डें हैं, यहाँ पर कई वार्डें, तकरीबन 50 से ज़ायद वार्डें हैं, उनको चेक किया जा रहा है टर्न बाय टर्न। उन वार्डों के अंदर जो लोग थे, जो मैसूर थे, स्टाफ था, डॉक्टर थे, उनको भी बाहिफाजत तरीके से निकाला जा रहा है। चौधरी निसार साहब बता रहे थे कि एक दहशतगर्द पकड़ा गया, तो एक दहशतगर्द इतलात के मुताबिक पकड़ा गया, और वो कहाँ से पकड़ा गया? क्योंकि 3 अतराफ में धमाके हुए, ज़ियारत से पकड़ा गया, बलूचिस्तान मेडिकल कॉम्प्लेक्स से पकड़ा गया, या कहाँ से पकड़ा गया? कामरान साहब, जब चूंकि ये इस ऑपरेशन को तकरीबन 5 घंटे से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और अब भी ये ऑपरेशन CCPO के मुताबिक जारी है। आपसे चंद घंटे पहले ही यहाँ पर एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार करके लाया गया। उसके मुंह पे नकाब था और पुलिस और सिक्योरिटी जो कमांडोज जो इस वक्त ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे BMC में, उन्होंने उस मशतूबा शख्स को हिरासत में लिया है और उसको बरूरी थाने में मुंतकिल किया है। लेकिन अब तक उसके बारे में पुलिस और इंतजामिया कुछ बताने से इरफान साहब, आप मेरे साथ रहिएगा, मैंने आपसे एक दो चीजें और भी पूछनी है, आप मेरे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी नशरियात मीर हासिल बदंजो ने। बदंजो साहब, आपकी हुकूमत आई तो ऑब्वियसली आवाम से आपकी उम्मीदें हैं, आवाम को उम्मीदें हैं आपसे। हम ये तो नहीं कह रहे कि अभी फौरी तौर पे अभी तो इक़्तिदार संभाला आपने, सब कुछ ठीक हो जाएगा,
लेकिन बड़ी कन्फ्यूजन पाई जा रही है कि इस हमले के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स ने जिम्मेदारी कबूल की है। एक जगह मुझे पता चला है कि लश्कर जंगी ने BBC से गुफ्तगू करते हुए जिम्मेदारी कबूल की है, किसी जगह पे बलूचिस्तान जो है वो लिबरेशन आर्मी ने आई थिंक जिम्मेदारी कबूल की है। तो ये आप पहले हमें कन्फर्म कर सकते हैं कि ये इतने डिफरेंट ग्रुप्स हैं बलूचिस्तान में इस वक्त जो ये सब कुछ कर रहे हैं जो आज हुआ है? देखिए कमला भाई, एक चीज तो थोड़ा आप समझने की कोशिश करें कि ये दो वाकयात हैं, इनको आप मिक्स कर रहे हैं थोड़ा। एक वाकया रेजिडेंसी का है, जहां तक रेजिडेंसी का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि इसको ये जो ऑर्गेनाइजेशन की आप नाम ले रहे हैं BRA या BLA, ये उनका शाखसाना हो सकता है, ये वो कर सकते हैं। जहां तक ये दूसरा जो आप देख रहे हैं जो इधर हुआ है, जो हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि इसमें इस तरह हुआ कि पहले एक बस को निशाना बनाया गया और ये बस बुनियादी तौर पे हमारी जो इतलात है पहले उस रूट पे थी जहां वो हजारा कम्युनिटी की जो शिया की बच्चियां थी उनके रूट पे चल रहा था। 2 दिन पहले या 1 दिन पहले इस बस ने अपना रूट चेंज किया था। इसीलिए मैं समझता हूँ कि इनको ये जो हमला है वो उस नौइयत का है जैसे पहले जो यहाँ हजारा कम्युनिटी पे होता रहा है। दूसरी बात ये जो अस्पताल में घुसे हैं वो इस तरह हुआ है कि बाकायदा एक आदमी जो है अपने आप को मरीज साबित करके खून कुछ लगा के वो इमरजेंसी में दाखिल हुई ताकि इसका इलाज किया जा सके। मालूम हुआ वो खुदकुश था, उसने उसके अंदर अपने आप को ब्लास्ट किया है। तो इसीलिए एक बात हमें समझनी चाहिए, ये जो तरीक़ेकार है ये या तो तालिबान का हो सकता है या लश्कर जंग वालों का हो सकता है। ये जो BRA BLA क्लेम कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि न उनमें कैपेसिटी है न वो कर सकते हैं। भुजंजो साहब, ये बताइए कि आपकी अपनी अब आपने जब पहली दफा आप इक़्तिदार में आए, इससे पहले आप मैं जानता हूं कि आपने बहुत सिविल ह्यूमन राइट्स की बात की है, मिसिंग पर्सन से लेके बलूचिस्तान की आवाम की, हम आपको अपने प्रोग्राम में बुलाती भी रहे। पहली दफा आपकी पार्टी इक़्तिदार में आई है, वहां पे नवाज शरीफ साहब ने अपॉर्चुनिटी दी आपको। कितना मुश्किल टास्क लग रहा है आपको जो आप खुद हुकूमत में आए, ये देख के कि आज तो पुलिस, आज तो आई थिंक तमाम इदारे सिक्योरिटी की हुकूमत बिल्कुल बेबस नजर आई है। दहशत गर्दों ने इतने ऑर्गेनाइज तरीके से तीनों तरफ से पाकिस्तान पर, बलूचिस्तान पे हमला किया है। देखिए कामरान भाई, मैं समझता हूँ कि देखिए ये जो दो वाक़या, दूसरा वाक़या है जो क्वेटा वाला वाक़या है, ये किसी एक हुकूमत की बस की बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कराची से हंगू तक फैला हुआ है, जिसके निशाना जो है वजीरिस्तान तक चले जाते हैं जी। अगर आप इनको यहाँ से पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ये कराची पहुंच जाते हैं, जब कराची से लेते हैं तो ये पता नहीं खैबर पख्तूनख्वा पहुंच जाते हैं। इसके लिए जब तक एक बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान फौज, पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट, पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज उस किस्म का एक माहौल पैदा नहीं करेंगे जो आपने सवात में की थी, उससे पहले इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। साहब, लेकिन सवात में तो ऑपरेशन हुआ था वो मिलिट्री का, तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ मिलिट्री ऑपरेशन करें? लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको वो माहौल पैदा करना चाहिए। इन दहशतगर्दों को मारने के लिए ये जो मजहब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी आपसे अर्जी है, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने सवात का मेंशन किया ना, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सवात में तो ऑपरेशन क्लीन अप हुआ था, मिलिट्री ने ऑपरेशन किया था। मैं समझता हूँ कि अगर इनके लिए क्वेटे में जरूरत पड़ती है, कराची में जरूरत पड़ती है, जहां भी जरूरत पड़ती है, चाहे ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकते हैं, वी हैव टू फाइट देम। बहुत शुक्रिया। बुज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। PMLN के मरकजी रहनुमा सनाउल्लाह ज़ाहिरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिरी साहब, एक तो बहुत अफसोस करूंगा मैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान जिस तरह पूरे पाकिस्तान गम में बराबर का शरीक है, बलूचिस्तान के इस तरह हम सब शरीक हैं बीइंग अ पाकिस्तानी। मुझे बताइए कि अभी मुझे बुज़िंजो साहब बता रहे थे कि बेसिकली ये इसमें तालिबान भी हो सकते हैं, BLA वाले भी हो सकते हैं, जंगवी ग्रुप भी हो सकते हैं। आपका अपना एनालिसिस क्या है कि ये तीन अतराफ में तीन डिफरेंट ग्रुप्स की कार्रवाई है या ये कोऑर्डिनेटेड किसी एक ग्रुप ने ये कोऑर्डिनेशन की है तीन अतराफ में जो अटैक हुआ आज कोयटा बलूचिस्तान में? दो वाकयात हुए हैं शायद भाई, आप किसकी बात कर रहे हैं? जी, मैं ज़ियारत की बात भी कर रहा हूँ और जो बस में धमाका हुआ है जिनमें बताया गया कि हजारा की शिया बच्चियां थी। ज़ियारत वाला जो वाकया है वो इंतहाई हम उसकी मजम्मत करते हैं जी। कायद-ए-आज़म उसका तो उन्होंने कबूल, BLA ने उसको किया है, कबूल किया है उसको जी। जिस तरह मीर आज़म खान ने अभी बताया है, बाकी जो आज का वाकया है वो मेरा ख्याल लश्कर जंगवी ने कबूल की है। अभी की BBC के वेबसाइट पे मैं देख रहा था तो उन्होंने वाकया कबूल किए। तो ये दो मुख्तलिफ वाकयात है, एक उस तरफ, और सुनने में यह आया कि वहाँ पर BLA का झंडा भी लहराया गया है ज़ियारत में और कायद-ए-आज़म पे, और वहाँ उन्होंने इसको कबूल भी किया है और इसको
सुबह के अखबार में तो आ जाएगा, अभी बीबीसी के वेबसाइट पे आ गया है कि लश्कर जंगवी ने कबूल किए वाक़या। लेकिन मसला ये है कि अब देखें जी, हमारी वहाँ पर गवर्नमेंट बनी है, अभी हमें रिसेंटली हमारी मेजॉरिटी होते हुए भी पार्टी की हमने कुर्बानी दी है और हम डॉक्टर मालिक ने वहाँ सीएमशिप की जिम्मेदारियां संभाल ली है। लेकिन जिस दिन से डॉक्टर मालिक ने सीएमशिप की जिम्मेदारी संभाली है, तवातर के साथ ये मामला जो है आ रहे हैं। तब तकरीबन एक हफ्ते से वाक़यात शुरू हुए हैं। तो हम समझते हैं कि हमें संजीदगी से इन मामलात को लेना होगा और इन हालात पे जो है अच्छा सराला साहब, एक बात बताइए कि क्योंकि अब हुकूमत आपकी है, आपकी सपोर्ट से बनी है वहाँ पे, आप वफाकी हुकूमत से क्या चाहेंगे? मतलब कैपेसिटी, बहुत से नाकदीन को तो कैपेसिटी नजर नहीं आ रही पुलिस और इंतजामिया की इतने बड़े दहशतगर्दों के पूरे ग्रुप्स को, कोऑर्डिनेटेड ग्रुप्स को रोकने की बलूचिस्तान में। तो अभी बजिंजो साहब फरमा रहे थे कि जो सवात में जिस तरह हुआ वैसे हालात यहाँ पैदा कर रहे हैं। सवात में मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था, तो आप मिलिट्री ऑपरेशन चाहेंगे यहाँ पे? आप समझते हैं कोई और तरीका हो सकता है इस प्रॉब्लम को डील करने का? देखिए, इस वक्त हम मखलूत गवर्नमेंट का हिस्सा है, गो के हम आदत के लिहाज से हमारी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी है, लेकिन हमने चीफ मिनिस्ट्री जो है वो नेशनल पार्टी को दी है, हम उनके इत्तेहादी हैं। अब बिजेंजो साहब सीनियर नायब सदर है नेशनल पार्टी के और डॉक्टर मालिक साहब सदर है, तो वो जो भी महसूस करेंगे, जिस तरह भी वो फील करेंगे बलूचिस्तान के हालात को सीधा सही करने के लिए। और देखें, हम और बिजेंजो साहब ने जो इलेक्शन लड़के आए हैं, बड़ी उम्मीदों से लोग 11 मई को निकले हैं वहां पर और रॉकेटों के साए में जो है हमने इलेक्शन लड़ी है। मेरे साथ भी खुद बहुत बड़ा सानिया हुआ है जिसमें नौजवान मेरा बेटा, भतीजा, भाई शहीद हुए हैं। तो हम पे आवाम ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है नेशनल पार्टी पे, पख्तूनख्वा पे, मुस्लिम लीग नून पे, हम पे। और लोग वहाँ और कुछ नहीं चाहते, जैसे बिजेंजो साहब कह रहे थे, वहाँ लोग चाहते हैं कि भाई हमें कोई नाली नहीं चाहिए, हमें 4 नौकरियां नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो लोग चाहते हैं अमन, वो चाहते हैं कि हमें पीस मिले। और ये अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह हम लोगों को। जी सराला साहब, एक तो मेरी तरफ से भी ताज़ियत, आपके भाई और भतीजे, आपके भतीजे और भाई की डेथ की, आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ताज़ियत आज के वाक़े की भी आपसे बात होती रहेगी। व्यूअर्स, आज आप व्यूअर्स सुन रहे थे कोयटा के ऊपर जो क़यामत कोयटा ज़ियारत, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो रेजिडेंस रही जहाँ पर वो ठहरे थे, उसकी हमारे लिए बहुत सिंबॉलिक वैल्यू है। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, जैसे कि सराला ज़ारी साहब बता रहे हैं, अपना परचम वहाँ लहरा दिया है। तो पाकिस्तान के लिए आज इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात नहीं हो सकती कि कायद मोहम्मद अली जिन्ना, जिस एक पाकिस्तान की ख्वाहिश लेकर पाकिस्तान बनाया, आज उस अकीदे, उस नज़रिए के ख़िलाफ़ जो एक पार्टी खड़ी हुई है हथियार लेकर, उसने ना सिर्फ उनकी रिहाइशगाह को उड़ा दिया बल्कि वहाँ पे अपना परचम स्टेट विद इन स्टेट इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सियासत और बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं। रसूल बख्श रईस साहब, आज का वाक़या है, क्या कहेंगे इस पर? कहा यह जा रहा है कि ये शिया कम्युनिटी पे भी अटैक किया गया, हज़ारा की बजिंजो साहब फरमा रहे थे, सराला ज़ारी साहब कह रहे हैं कि BLA वालों ने अटैक किया, ज़ियारत में वहाँ पे परचम लहरा दिया है। क्या कहेंगे आप इस मौके पे? कंफ्यूज है पाकिस्तान की अवाम कोयटा और पाकिस्तान को देख के? देखें, ये कंफ्यूज तो कोई भी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि सब लोग अफसुर्दा हैं और गम में हैं, और लेकिन यह है कि इस मौके पे हौसला लेना चाहिए और हिम्मत के साथ इन लोगों का मुकाबला करना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान की सालमियत पर ज़रब लगाने की कोशिश की है। ये जो कौमी सिंबल होते हैं जिनसे कि कौम की इज्जत और वकार वाबस्ता होता है, दहशतगर्द हमेशा उन्हीं को निशाना बनाते हैं। और उनका मकसद सिर्फ यही नहीं था कि एक कौम को एक बुरा पैगाम दिया जाए और हमारे सिंबल पर हमला किया जाए, बल्कि ये भी है कि डॉक्टर अब्दुल मालिक की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा की जाए और उन लोगों के लिए भी जो अस्करियत पसंद तो ज़रूर है लेकिन मसालिहत चाहते हैं, उनको कमज़ोर करने की ये कोशिश की गई है। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रसूल रईस साहब, पॉलिटिक्स के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में भी कम से कम 2 अप्रोचेस तो होती है। एक तो हॉक्स की अप्रोच होती है कि जो समझते हैं कि मिलिट्री या फोर्स के जरिए जो है इसको इस तरह के न्यूसेंस को डील किया। दूसरा है कि जी मुसाइलत, उनसे मुज़ाकरात किए जाएं। मौजूदा प्रॉब्लम जो है बलूचिस्तान का, आपके नज़दीक कौन सी अप्रोच इस वक्त अप्लाई की जाएगी? सवात की तरह ऑपरेशन किया जाए यहाँ पर, या अभी भी मुसाइलत पे ही इक्तफा किया जाए? रसूल साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? आई थिंक जी
हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया है। व्यूअर्स प्रोग्राम वापस आएंगे तो बलोचिस्तान के अलमनाक हालात में मज़ीद आपको अपडेट करेंगे। इरफान सईद हमारे ब्यूरो चीफ वहाँ मौजूद है, वहाँ पे मौजूदा हालात क्या है, कैजुअल्टीज़ से लेकर ऑपरेशन की तफसीलात आपको बताते हैं, इस पर गुफ्तगू जारी रहेगी। इसके अलावा एक और अहम खबर है हमारे साथ। एक तो कोयटा में ये वाक़या हुआ, पूरी कौम जो है वो गम में है। दूसरा बर्मिंघम में एक और तारीख रकम होने जा रही है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो शायद बहुत बुरी तरह हारे। जो परफॉर्मेंस उनकी अभी पहले हिस्से में रही है उसके प्रोस एंड कॉन्स पे, और ऐसा क्यों हुआ कि इस पोजीशन में पाकिस्तान है जिस पोजीशन में इस वक्त खड़ा है, और एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे अब्दुल कादिर साहब, सलमान भट्ट साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, क्रिकेट के बादशाह रहे दोनों अपने फील्ड्स के, बॉलिंग और बैटिंग के हवाले से। इनसे बात करेंगे बलोचिस्तान और क्रिकेट ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में बहुत वार्म वेलकम। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कादिर साहब और सलमान भट्ट साहब, बहुत वार्म वेलकम आपको। क्रिकेट में बात करेंगे इनसे। पाकिस्तान ने वैसे तो 165 स्कोर किया है, लेकिन आई थिंक जो मेथोडोलॉजी लगी है उसके ऊपर 167 या 168 का टारगेट मिला है इंडिया के लिए, बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। उसमें बात करेंगे आप दोनों हजरात से, लेकिन इससे पहले हम दोबारा कोयटा जाएंगे। व्यूअर्स, आज का वाकया 3 अतराफ से पाकिस्तान पर, कोयटा पर, पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान पर ज़ियारत में अटैक हुआ, बच्चियों पे, तालिबात के ऊपर, अस्पताल के अंदर, और ज़ियारत जो काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना की ऑफिशियल रेजिडेंस रही है उसके ऊपर उसको तबाह बर्बाद कर दिया दहशतगर्दों ने, और वहाँ पे अपना परचम भी लहराया। ये इतलात है हमारे पास। हमारे साथ दोबारा मौजूद इरफान सईद, ब्यूरो चीफ। इरफान सईद साहब, इस वक्त बताइए वहाँ पे बेसिकली क्या मूवमेंट है? ऑपरेशन करने वाली फोर्सेज, पुलिस ऑपरेशन कर रही है, फौज ऑपरेशन कर रही है, कौन ऑपरेशन कर कौन रहा है उधर? एफसी ऑपरेशन कर रही, कौन कर रहा है इस वक्त? कामरान साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल, दुख भरी इस वक्त सूरत हाल है कि हॉस्पिटल से जो मरीज है वो अपनी मदद आपके तहत वो बैक रास्ते से निकल के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया जा रहा है। उनको इंतजामिया भी उनके साथ मदद कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो जिस कर्ब के से दो चार हैं ये मरीज, उनसे हमारी बात भी हुई है। उनका ये कहना है कि उन्होंने जब ये फायरिंग और धमाकों की आवाज़ सुनी है तो वो खौफ के मारे उनकी बुरी हालत थी। वो इस वक्त यहाँ से हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल के जो बेड थे, यहाँ पर सूरत हाल है कि स्ट्रेचर नहीं है। जो मरीज वार्डों के अंदर थे उनको उस बेड के ऊपर ही डाल के बाहर मुंतकिल किया जा रहा है, जहां से ईदी एम्बुलेंसेस के जरिए उनको मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किया जा रहा है। अफसोसनाक और हॉस्पिटल के अंदर जी बताइए। जी हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल हमने आपको पहले भी बताया, अपने नाज़रीन को भी बताते चले दोबारा कि इस वक्त ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ। सीसीपीओ के मुताबिक अब भी ऑपरेशन जारी है। जो हॉस्पिटल का तकरीबन 10% जो हिस्सा है जहां पर अब तक वो क्लियर नहीं किया गया है, वहां पर भी इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज जो एफसी इस वक्त इस ऑपरेशन में थी, एफसी के कमांडोज थे, एटीएफ थी और पुलिस की ऑपरेशन जारी। आप मेरे साथ रहिए, इरफान सईद साहब मेरे साथ रहिए, क्योंकि आपसे अपडेट भी जानना है बलोचिस्तान पे कॉन्स्टेंटली। मेरे साथ रहिएगा चौधरी याकूब, साबिक आईजी बलोचिस्तान। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, जी आ रही है। चौधरी साहब, मुझे बताइए कि बलोचिस्तान के हवाले से ऑब्वियसली बड़ा सेंसिटिव रहा है कि वहाँ ऑपरेशंस के हवाले से, कंटोनमेंट बनाने के हवाले से, लेकिन अभी हमने जो आज का मंजर देखा है तो शायद बहुत से लोग ये कहेंगे कि पुलिस का कसूर इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि वो तो उनके पास ना इक्विपमेंट और कैपेसिटी है। तो क्या आपके नजदीक फौज को ऑपरेशन करना चाहिए बलोचिस्तान में, जितने बुरे हालात हैं वहाँ पे इस वक्त? ये देखें, ये इशू जो है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है जी। फौज का ऑपरेशन या पुलिस का या एफसी का ऑपरेशन ये इतना रेलेवेंट बात नहीं है। ऑपरेशन तो कोई भी एक वक्त ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन वो उसका कोई मुकम्मल सोल्यूशन नहीं है, इलाज नहीं है। एक ऑपरेशन तो कोई एक बॉडी आके कर लेगी, लेकिन ये रोजाना की बात हो गई है वहाँ बलूचिस्तान के अंदर। जिस तरह आप देखते हैं उसकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं। एक उसकी डायमेंशन तो वो नेशनलिस्ट की है। अब मुझे नहीं पता वहाँ पे जो आज वाकया हुआ है वो तो तफ्तीश बताएगी कि उसके पीछे क्या अवामल थे, कौन जिम्मेदार है उसका, लेकिन ऐसे लगता है जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल है वहाँ पे सेक्टेरियन टेररिज्म भी हो रही है, नेशनलिस्ट भी टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व हैं, और तालिबान जो है उन्होंने खुद ओन किया है वहाँ पे अपनी टेररिज्म को। तो 3 किस्म की डायमेंशन है उसकी। अब देखने वाली बात यह है कि इस मसले को हल कैसे किया जाए। मेरा ये ख्याल है कि इसमें बगैर पॉलिटिकल रिजॉल्व के ये मसला हल नहीं हो सकता। अच्छा साहब, एक बात बताइए, पॉलिटिकल रिजॉल्व कहाँ से आएगी? पॉलिटिकल रिजॉल्व पे आपने बात, क्विकली आपसे एक बात पूछ लूं। अभी डॉक्टर मालिक साहब को बना दिया गया है सीएम, और ये वो
आपको मेरी आवाज आ रही है चौधरी साहब? जी मुझे आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अब डॉक्टर मलिक साहब को बनाया गया जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक है, उनका ना किसी सरदारी से ताल्लुक है, ना कोई उनके राइवल क्लैंस हैं यहाँ पे, ना वो किसी और पार्टी से उनका ताल्लुक है, मतलब वो एक मॉडरेट सिविल राइट्स के चैंपियन समझे जाते हैं। तो आपके ख्याल में ये उनके बस का रोग नहीं है इन सिचुएशन को संभालना? देखें, बड़ा अच्छा डिसीजन है बलूचिस्तान में एक मिडिल क्लास फैमिली का एक बंदा जिसको वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, वो एक बड़ा अच्छा काम हुआ है। लेकिन इशू ये है कि ये लगता है कि ये दिस इज गिविंग अ ब्लो टू दिस, कि जी आपने एक मिडिल क्लास फैमिली के किसी एक मॉडरेट आदमी को और क्यों बनाया। हालांकि ये एक नेशनलिस्ट है और नेशनलिस्टों से इसका ताल्लुक है। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई फैसला नहीं हो सकता था। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, लेकिन आपने बड़ी अलार्मिंग बात की है। आप कह रहे हैं कि ये मैसेज दिया है उन लोगों ने कि जो समझते थे कि मिडिल क्लास लीडरशिप को सीएम नहीं बनना चाहिए, उन्होंने मैसेज दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है, बड़ी खतरनाक। व्यूअर्स, आपको बलूचिस्तान पे अभी हम अपडेट करते रहेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ भी वहाँ मौजूद हैं, फील्ड में मौजूद हैं। बड़ी बुरी सूरत हाल है पाकिस्तान के साथ, जो आज का वाकया हुआ इस पर अपडेट जारी रहेगी। क्रिकेट पे अगर हम आए, अब्दुल कादिर साहब, एक तो कोयटा में वाकया ये हो गया और ज़ियारत में, लेकिन बर्मिंघम में भी हालात बड़ी खराब है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे यही होगा जो परफॉर्मेंस थी चैंपियंस? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि बलूचिस्तान में ये जो कुछ भी हमने सुना अभी जहाँ पे बैठ के, तो बहुत दिल को तकलीफ हुई। मतलब मेरा ख्याल है कि हर किसी पाकिस्तानी भी सुना होगा तो मेरा ख्याल उसको तकलीफ हुई। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि नवाज शरीफ साहब को, जैसे बिजली के ऊपर वो आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनको इसको भी प्रायोरिटी नंबर 1 रख के, तो मेरा ख्याल है ये मुल्क की ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी देर हो गई है इसे, तो इसके ऊपर मेरा ख्याल डेप्थ के अंदर सारी पार्टीज़ को बैठ के, सारे सियासतदानों को बैठ के असेंबली के अंदर, तो प्रायोरिटी नंबर 1 के ऊपर रख के इस पर बात होनी चाहिए। कम बैक टू द क्रिकेट, ऐसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी मेरा ख्याल है कि जितनी ऑन पेपर अगर हम देखें तो मैं आज भी दुनिया के ग्रेट जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं, लिखने वाले हैं, मैं उनके साथ बैठ के बात कर सकता हूं कि आज भी हमारी टीम दुनिया की बेहतरीन टीम है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जब ये ग्राउंड में जाते हैं तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि ये वहाँ पे यानी बहुत जो प्लेयर होते हैं, जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं, उनको भी लेट डाउन करते हैं, कौम को भी लेट डाउन कर जाते हैं। तो इसके पीछे अब यहाँ पे भी सर जोड़ के बैठना होगा कि क्या क्या गलती है। साहब, हमने हर चीज़ आजमा ली, फॉरेन कोचेस भी आ गए, बॉलिंग का कोच अलग आ गया, बैटिंग का कोच अलग आ गया, फील्डिंग का कोच अलग आ गया। मतलब पाकिस्तान में दो चीज़ों में टैलेंट तो अनडाउटेडली है ना, हॉकी में और क्रिकेट में। क्या टैलेंट प्रोड्यूस होना खत्म हो गया है, या इतने बड़े बड़े कोचेस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन लोगों को लाने के बाद भी जो इतने बड़े यहाँ पिलर समझे जाते हैं दुनिया में, जिन्होंने बड़ी टीमों को लीड किया, उसके बावजूद जो है पाकिस्तान टीम जो है हर फील्ड में नाकाम है। फॉर फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, बॉलिंग भी धड़ल्ले चल रही है, नहीं चल रही तो नहीं चल रही। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के ग्रेट प्लेयर्स हैं जी, जो भी जो अफजका अशरफ साहब है, वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं, तो उनको चाहिए कि सारे ग्रेट प्लेयर्स की एक मीटिंग बुलाएं, उनके थॉट लें कि भाई वो ग्रेट क्यों थे, उनके जो भी उनका एक्सपीरियंस है वो ट्रेनिंग क्या थी। हाँ बिल्कुल, यानी वो ट्रांसफर होना चाहिए, वो माइंड, वो स्किल, वो जो एबिलिटी उनमें उनके अंदर थी, उनसे काम लिया जाए, उनसे पूछा जाए और फिर ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाए जाए। फिर ये है कि जब आप 50 ओवर्स गेम के लिए जाते हैं तो उसके लिए एक प्लान आपका होता है। आप अभी देखिए 5 ओपनर्स ले जाके आज आपने कामरान अकमल को ओपन करवाया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है पीछे से जो प्लानिंग थी वो लैग कर गई। यानी आप इससे बेहतर था 2 ओपनर लेके जाते और कामरान अकमल को एक तीसरा ओपनर ले जाते, कोई फेल होता तो ये चले जाता, तो ये प्लानिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर आप 4-4 ओपनर्स खिलाते हैं एक ही टीम के अंदर, बल्कि 5 ओपनर, आप देखें जरा कि पहले इमरान फरद खेला तो उसके साथ नासिर जमशेद वो भी ओपनर, हफीज भी ओपनर, आप उमर अमीन भी ओपनर, कामरान अकमल भी ओपनर, तो 5-5 ओपनर के साथ जब आप खेलते हैं तो इसमें साफ वाज़ह नजर आ रहा है कि ये प्लानिंग में लैकिंग है। मतलब इससे अच्छा था मिडिल ऑर्डर के कुछ ऐसे बैट्समैन कि अगर मिडिल ऑर्डर फेल हो जाए तो उसके पीछे कुशन होना चाहिए था। फास्ट बॉलर को आपने अच्छा कुशन दिया असद की शक्ल में और एक और एहसान आदल उसकी शक्ल में, लेकिन मिडिल ऑर्डर में आपके पास मजबूरी है कि आप लेके अगर वापस आ सकते हैं तो दोनों स्लो खेलने वाले प्लेयर हैं, असद शफीक भी और उमर अमीन भी, और असद शफीक को ड्रॉप करना ये इट्स अ बिग सिन, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है। आप जब भी ड्रॉप करें, आप सीनियर प्लेयर को क्यों नहीं ड्रॉप करते? क्यों शुएब मलिक को आप बार बार जो है, शुएब मलिक ने तो कई साल पहले 40 स्कोर किया था, उसके बाद से तो वो डबल फिगर में कभी नहीं गए। यही क्वेश्चन मेरा रेज होता है कि भाई आपने असद को एक इनिंग खिला के बाहर कर दिया और आप उसको मैं दोबारा भट्ट साहब 165 स्कोर, आप अगर टीम में होते इस वक्त तो फील्ड में क्या सोच रहे होते? आप तो फील्ड कर रहे होते ना इस वक्त,
क्या सोचते हैं, डिफेंडेबल है इंडिया के मुकाबले में? काफ़ी एम्बेरसिंग सिचुएशन है, बिकॉज ये सिर्फ आज के मैच की बात नहीं है, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी। इससे पहले स्कॉटलैंड से 2 मैच, 2 आयरलैंड से 1 टाई हो गया, और दूसरे में भी 100 पे 7 आउट थे, वहाब और कामरान अकमल 8 आउट पे 100 रन की पार्टनरशिप करके तो पाकिस्तान जीत गया। इसका मतलब है कि पिछले 2 माह से आपने कभी पूरे ओवर बैटिंग की ही नहीं, जितने अलॉट होते हैं एक मैच के अंदर, वो हमारे बैट्समैन उसके अंदर आउट हो जाते हैं। सो आई थिंक ये एक बड़ा सीरियस इशू है कि आपकी जो बैटिंग है वो इट्स अ प्रोफेशनल गेम। साहब, इस वक्त आप क्या सोच रहे होते हैं, ग्राउंड में अगर होते तो ये 165 मतलब टीम आपके ख्याल में इस स्पिरिट से उतरती है डिफेंड होगा, या आप समझते हैं डिफेंडेबल? देखिए इस वक्त तो आप इसी उम्मीद के साथ उतरते कि हमने आउट करना। उम्मीद कौन है आपकी बॉलर्स में, कौन सी उम्मीद है इस वक्त जो ब्रेक थ्रू ला सकते हैं? बॉलर तो हमारे सारे अच्छे हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जब आप उन्हें कुछ देते नहीं तो उनसे बार बार एक्सपेक्ट किस तरह करे बंदा? कितनी दफ़ा जो है वो लो टोटल्स में टीम्स को आउट करेंगे, और स्पेशली बैटिंग लाइन अप लाइक इंडिया पिछले हर मैच में 4 मैचों से 300 प्लस 2 दफ़ा चेस किया, 2 दफ़ा पहले खेल के बनाया। तो इस तरह आप अपने बॉलर्स को इस तरह नहीं कर सकते कि हर मैच में उन पर ही सारा कुछ डाल दें। बैट्समैन भी पैसे लेता है मैच के। इंडिया के इस वक्त कौन से ऐसे आप समझते हैं कि बैट्समैन जिनको पाकिस्तान को पहले 5 या 10 ओवर्स के अंदर ज्यादा स्कोर किए बगैर, ज्यादा स्कोर का स्कोर है ही कुछ नहीं, मतलब फॉरन आउट कर देना चाहिए, वो कौन से 3-4 की हैं आपके ख्याल में? 3 कौन से की ऐसे बैट्समैन होंगे? भाई इंडिया के तो नंबर 7 तक ऐसे प्लेयर हैं कि अगर आउट ना हो तो मैच वही जीतेंगे। धोनी, इवन जडेजा का भी 100 भी है और 5 आउट भी किए हैं, तो जडेजा तक 8 नंबर तक आपके साथ ऐसे प्लेयर हैं जो मैच जिता सकते हैं। फिर हैट्रिक चाहिए यहाँ पे तो नहीं, आपको पूरी टीम आउट करनी पड़ेगी, और ऑब्वियसली टाइम से पहले करनी, स्कोर से पहले करनी पड़ेगी। अब्दुल कादिर साहब, कुछ लोग तो कह रहे हैं बड़ा अच्छा हो गया 40 ओवर में मैच हो गया खत्म, क्योंकि 40 अगर 50 ओवर का मैच होता आज तो फिर तो इंडिया को प्रेशर और रिलीज हो जाता। 50 ओवरों में इतने स्कोर को पाकिस्तान तो बुक हो गई 40 ओवर में। मेरा ख्याल है जू साहब ने निकाल दिया पकड़ के, क्योंकि वो 40 ओवर के अंदर ही तो आउट हो गए सारे। तो फिर चाहे ये 70 ओवर का भी मैच होता तो वो 40 ओवर का ही मतलब, तो बात वही है 50 ओवर की कि 40 ओवर। सईद अजमल से कितनी एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं? वो आपकी फील्ड के हैं, वो कितनी हम उम्मीद रख सकते हैं उनसे? देखिए ये मैं बड़ी सीधी सी बात करूंगा, मैं सईद अजमल नहीं, मैं सारी बॉलिंग के बारे में बात करनी चाहता हूँ। देखिए अगर तो किसी को या तो इतना दर्जा देना नहीं चाहिए, हम असल में रेपुटेशन के ऊपर भी ना, ये वो इरफान जी बड़ा तेज़ है जी, बड़ा वो है जी, बड़ा लंबा कद है जी, ये वो सारी बात यह है कि ग्रेट वो होता है कि किसी दिन तो आके बताता है कि मैं ग्रेट हूँ। 160 रन बहुत रन होते हैं। आप देखिए उस दिन क्या हुआ, 170 जो करने थे तो 7 आउट हमने कर दिए, 35 रन अभी पड़े हुए हैं, और ये ग्रेट लोगों ने वो 35 टेल से करवा दिया, यानी 3 प्लेयरों ने वो 35 रन कर दिए। तो मेन मकसद क्या है कि कभी तो कोई बब्बर शेर की तरह आए, जरा बॉलिंग करे, सिलियां लेकर बॉलिंग करे, मैच विनिंग के जी हम 5 विकेट अगर कि अगर 40 ओवर में हमने किया 165 तो ऐसी की तैसी ये नहीं करेंगे। हम जब खेलते थे तो हमें तो अल्लाह की पाकज़ात ये जज्बा देती थी, अगर टीम ने 140 भी किया खिलाफ मैच में अभी तक याद है जिसमें आपने आई थिंक 11 विकेट्स मैच मिली थी। मतलब ऐसा था कि कभी मतलब इमरान ने आ गया तो इमरान ने आउट कर दिए, मतलब वसीम ने आउट कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि वो ग्रेट तभी बंदा बनता है कि जब लगे, दुनिया को लगे, अपनी कौम को लगे कि वो यार ये तो आज देखो 165 है, हमारी टीम हार गई। शाम को पता लगा वो नहीं जी, वो तो हमने उनको 120 पे आउट कर दिया। तभी फिर नाम बनते हैं और तभी ग्रेट्स बनते हैं। सलमान साहब, ब्रेक से पहले जाने से पहले किन बॉलर्स पे आप कर सकते हैं ट्रस्ट के रन रेट भी रखेंगे नीचे, यानी कि चौके खा रहे हैं और विकेट अगर कम ले रहे हैं और चौके खा रहे हैं तो सबको करना पड़ेगा। अगर आप एक्सपेक्टेशन किन 2-3 बॉलर्स? देखिए सईद अजमल ऑब्वियसली विकेट में स्पिन है और काफी शार्प स्पिन है। आपको लगता है कोई अर्ली इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए उनको? जी बिल्कुल, उन्हें करना पड़ेगा। अगर विकेट नहीं गिरेगी तो 5वें-6वें ओवर में लगाना पड़ेगा उसको। और साथ में इरफान कहते हैं कि जी लंबा कद है, बड़ी मुश्किल उसकी लेंथ से बॉल उठती है, तो ही शुड डिलीवर। सही। मैं व्यूअर्स प्रोग्राम में लेंगे ब्रेक, वापस आएंगे तो अब्दुल कादिर साहब, सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और बलोचिस्तान कोयटा पे भी कोई अपडेट हुआ तो आपके साथ वो हम शेयर करेंगे। हमारा ब्यूरो चीफ कोयटा से मैं रिपोर्ट करें। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम। पाकिस्तान में बलोचिस्तान की तारीख का आज अलमनाक दिन गुजरा, जब क़यामत गुजरी तालिबात के ऊपर, हॉस्पिटल बोलान मेडिकल हॉस्पिटल के ऊपर, और ज़ियारत जो कायद मोहम्मद अली जिन्ना की रेजिडेंस रही है वहाँ पर उसको उड़ा दिया गया, और वहाँ पर सुनने में आया कि जिन लोगों ने उड़ाया उन्होंने अपना परचम भी वहाँ पर लगा दिया। पाकिस्तान की तालीम पर, पाकिस्तान की आवाम पर, बलोचिस्तान की जितनी महरूमियाँ हैं उनके हवाले से एक डिप्लोरेबल सिचुएशन है, फुल ऑफ ग्रीवियंसेस। और जबकि नई हुकूमत ने चार्ज संभाला है,
एक नए मैंडेट के साथ और एक ऐसी क़यादत को लाए हैं जो कि मिडिल क्लास है, जिसका ताल्लुक ना किसी पॉलिटिक्स की वहाँ की सरदारी सिस्टम की कंट्रोवर्सी से है। तो ये सब कुछ जो है, इसका मैसेज किसको दिया जा रहा है और इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी, आजमीर साहब से बात करने की कोशिश करते हैं। एयाज साहब, बहुत वार्म वेलकम। आज का वाकया, इसमें मैं डिटेल क्या बताऊँ, आपको पता ही है, सुबह से इसी बात हो रही है। ये क्या आप तजिया करेंगे? नई हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, उनको मैसेज दिया गया है, ये क्या है, आज क्या तजिया करेंगे इसका? देखिए, वहाँ जो रेजिडेंसी वाली बात है उसमें तो किसी तंजीम ने अपना वो झंडा लहराया था। अगर हम मान लें कि वही लोग हैं तो फिर तो वो एक कैटेगरी में आते हैं। दहशतगर्दी बलूचिस्तान में दो किस्म की है। एक तो किसी न किसी हवाले से जो मजहबी अनासर हैं जिन्होंने वो शिया वगैरह मारे थे, पहले कई दर्दनाक वाकयात क्वेटा में हो चुके हैं। दूसरे वो हैं जो अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं या अल्ट्रा नेशनलिस्ट हो गए हैं जी। तो क्वेटा का ये जो हालिया आज का वाकया दोपहर का है, इसमें मेरा ख्याल अभी तक आइडेंटिटी नहीं पता चली कि इसके पीछे अनासर कौन से हैं। लेकिन जो भी है, ये एक मेरा ख्याल है उनकी तरफ से मैसेज है कि आप जो भी कर लें, किसी को भी आप चीफ मिनिस्टर बना दें, बेशक आप उसे सराहते रहें कि बड़ा दानिशमंदी का कदम लिया है, ये भी जो है बलोचिस्तान के सही रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन ऐसी चीजों से कोई काम नहीं चलेगा। और हम जो हमारा जो रास्ता है, हमारा पैगाम जो है वो और है, और उस तरीके से हम जा रहे हैं। तो उस किस्म का ये एक खतरनाक मैसेज है। लेकिन बशर्ते कि पता चल जाए कि इस क्वेटा वाले रेजिडेंसी से हटके क्वेटा वाले वाकये के पीछे अनासर कौन से। एयाज साहब, अगर ये बात फिर मान ली जाए, इन लोगों का जो टारगेट है, मतलब आज बताया बदंजो साहब ने कि हज़ारा की शिया कम्युनिटी की जो तालिबात थी उन पर अटैक किया गया, तो अगर ये ऑब्जेक्टिव है जिनसे मुज़ाकरात करने हैं हुकूमत ने कि वो उनका एक ख़ास नज़रिया है एक कम्युनिटी के मुतल्लिक, तो उस नज़रिए को चेंज किस तरह किया जाएगा और उसको डील किस तरह किया जाएगा? दूसरी तरफ ये बताया सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब ने हमें कि जिन लोगों ने ज़ियारत को उड़ाया है वहाँ पे, वो BLA वालों ने अपना परचम लहरा दिया वहाँ पे, तो वो तो पाकिस्तान ही को नहीं मान रहे। अब उनसे किस तरह बात की जाएगी? तो क्या वो इंतजामी मशीनरी बात करेगी, सवात की तरह ऑपरेशन किया जाएगा वहाँ पे? आपका अपना तजिया क्या है कि किस तरह डील किया जाएगा? ये तो बड़े अजीब व गरीब किस्म के मामला हैं वहाँ पे। देखे ना, वही जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि अगर वो BLA वाली बात मान ली जाए तो वो बिल्कुल अनासर और हैं जी। और ये अगर शिया, अगर ये जो कह रहे हैं, मुझे नहीं इसका पता कि पीछे क्या है, ये जो तालिबात जो मारे गए हैं वो किसी अगर किसी हज़ारा कम्युनिटी की, ये बदंजो साहब ने बताया अभी हमें जी। नहीं, वो तो फिर बड़ी खतरनाक बात है जी। फिर तो वही जो मजहबी दहशतगर्दी क्वेटा में होती रही है उसी का एक शख्साना है। लेकिन बॉम्ब पे मारना और चीज है, और सुसाइड बॉम्बर्स पहुंच जाने बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स, और अभी तक मेरे ख्याल में ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ जी। ऑपरेशन जारी है जी, ऑब्वियसली जारी है ऑपरेशन, वो जारी है। तो पता नहीं ये कौन से हैं। लेकिन जो सबसे अफसोसनाक चीज है कि ये जो मजहबी अनासर हैं या जिनका तल्लुक दूर से या नजदीक से इस फिरका वारियत के साथ है, उनकी निशानदेहियां लोगों को पता है। तो हमारे इदारे जो हैं वो इनके खिलाफ एक्शन। एयाज साहब, मुझे एक बात बताइए, आप जब एक्शन की बात कहते हैं, क्योंकि आप भी बलूचिस्तान को देखते आ रहे हैं कई डेकेड से, जो वहाँ के इश्यूज हैं, ये व्यूअर्स को बताइए कि वहाँ का जो एक्शन है वो क्या होना चाहिए? फौज का ऑपरेशन या मुज़ाकरात, क्या एक्शन हो वहाँ पे? तो मुझे एक बात नहीं समझ आती, इनमें कई जो अनासर हैं वो क्वेटा में बैठे हुए हैं, उन्होंने सड़कें ब्लॉक करके अपने घर के जो है वहाँ पे कोई जा नहीं सकता। उन्होंने खैर बख्श मरी, जो सबसे पावरफुल सरदार समझा जाता था, उसके घर पे कब्जा किया हुआ है। उनको क्वेटा में आम लोग कहते हैं कि उनको सरकारी, जब मैं सरकारी कहता हूं तो आप समझ जाए मेरा मतलब क्या है, वो गाड़ियां मिली हैं, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं आप ये करते? ये उनकी पुष्ट बनाई। आपने बहुत अहम सवाल उठाया आजमीर साहब। ये जो पिछली हुकूमत थी, वो जो अनासर जिन पे उंगली उठाई जाती थी, उनके तो रिश्तेदार या वफाक में एडवाइजर थे। राइट, आजमीर साहब का पॉइंट। मेंगल वगैरह जो रोते हैं, ये किन के खिलाफ रोते हैं? ठीक है, तो हम बिल्कुल आंखें बंद करके वहां बैठे। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ऑब्वियसली, उन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव, बहुत शुक्रिया आजमीर साहब, उन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, एक मिडिल क्लास लीडरशिप को वहां क़यादत दी, अपना मैंडेट छोड़ के।
लेकिन अब उससे बड़ा चैलेंज है इस सूरत हाल को टैकल करना। आज का दिन जो है वो कोयटा और बलूचिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है, अलमनाक दिन है, पूरा पाकिस्तान सोगवार है। अगर वापस क्रिकेट पे हम आए, 21 पर नो आउट अब्दुल कादिर साहब। जी बिल्कुल जी, तो कोई चांस नजर आ रहा है आपको? स्कोर तो धड़ाधड़ रन बन रहे हैं, 165 168 स्कोर ही कुछ नहीं है। देखिए कम से कम इस वक्त जिस तरीके से वो दोनों ओपनर खेल रहे हैं ना, तो कम से कम हमारे जो वहाँ के प्लेयर जो साथ में खेल रहे हैं उनको एक चीज़ बड़ी खूबसूरत सीखनी चाहिए इनसे। धवन जो है, शेखर जो है, वो बड़ा ही मतलब स्ट्रोक प्लेयर है, 19-20 बॉल को वो छोड़ता नहीं है। और आप देखें उसको वो बाउंसर कर रहा है तो वो नीचे बैठ रहा है और एक प्लान लग रहा है, और वो अगर शर्मा को वो पीछे मारता तो शर्मा पुल कर रहा है, यानी एक अटैक कर रहा है और एक सर्वाइव कर रहा है। देखे ना, तो ये कितनी खूबसूरत बात है। तो वहां पे जितने भी लोग खेल रहे हैं ये चीजें हम क्यों नहीं करते? आप देखें नासिर जमशेद आज बॉडी से अवे, और कोई ना टांग पूरी निकाली ना कुछ, हालांकि उनको एक लाइफ भी मिली। हाँ मतलब बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जब शुरू के अगर आपको पता हो कि बॉल मूव कर रहा है, मूव ना भी कर रहा हो और आप ऐसे क्रंच पोजीशन पे फंसे हुए हों कि कौम आपसे एक्सपेक्ट कर रही हो, आप खुद भी ये चाह रहे हो कि मैंने परफॉर्मेंस करनी है, तो आप बहुत पक्की क्रिकेट खेलते हैं। यानी पहले 10 ओवर में एक प्लान करते हैं, विकेट भी ना गिरे और बेशक रन जो हैं वो 30 बन जाए, 32 बन जाए, लेकिन विकेट नहीं गिरनी चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, पहले अपील हुई वो हमारे हक में चलेगी और उसके बाद फिर हमने चांस दे दिया, आउट हो गया। तो ये थोड़ा सा जो फुकदान है कि इनएक्सपीरियंस लगता है। सलमान साहब ये बताइए कि बॉडी लैंग्वेज होती है ना, आप देख रहे हैं इंडिया की बॉडी लैंग्वेज को तो छोड़ दे, पाकिस्तानियों की बॉडी लैंग्वेज क्या लग रही है आपको? जीतने वाली है या बस प्लेट में रख के देने वाली बॉडी? नहीं, अभी तक तो बहुत अनश्योर लग रहा है, बहुत ही अनसर्टेन लग रहे हैं। वेटिंग फॉर समथिंग कि कुछ खुद ही हो जाए रादर देन मेक इट हैपन। अच्छा, एग्रेसिव आई थिंक होना चाहिए, चाहे मार पड़ जाए। देखे विकेट लेने के अलावा कोई एग्रेसिव में क्या फील्ड होनी चाहिए? आप स्लिप्स वगैरह ले लें, 2 स्लिपें ली हुई हैं जी, गली ले। अगर शॉर्ट पिच बॉलिंग करनी है तो फिर पूरी प्रोटेक्शन के साथ करे और फिर एक दफा गो गिव इट एन ऑल आउट अटैक। उसमें एक आधा गेंद मारना भी पड़े तो जरूर मारें जाके, और इस तरह अग्रेशन के साथ जो इससे पहले हमने देखा पाकिस्तान की टीम जितनी मजबूर नजर आई, बहुत से लोग शायद जिनको क्रिकेट का इतना नहीं पता सोच रहे होंगे कि वेदर की वजह से स्विंग है, तो बात सही है, वेदर ही की स्विंग है, तो यहाँ पे अप्लाई होगी या वेदर की स्विंग अभी के लिए नहीं है? नहीं है बॉल सुबह से कोई है जी, कोई बॉल स्विंग हुआ ही नहीं है सुबह से। तो अपनी विकेटें खुद दी हैं, किसी बॉलर ने अभी तक कोई बैट्समैन ऐसा आउट नहीं किया कि हमके आउटस्टैंडिंग बॉल है। सब ऑफ स्पिनर को पिछली टांग पे कट खेल रहे हैं या एक्स्ट्रा कर मार रहे हैं, विद द स्पिनों से कोई नहीं खेल रहे, सिंगल करने कोई नहीं जा रहा, और रेगुलर इंटरवल्स पे हर बंदा 20 करके आउट हो रहा है। इसका मतलब है कि आप सेट होके बॉलर को विकेट दे रहे हो, तो इट्स अ पुअर शॉट सिलेक्शन। आई थिंक असद शफीक के जिन्होंने 39 स्कोर किया है, हाँ वो थोड़ा अनलकी इस तरह से रहा है कि वो बैट बॉल थी फ्लिक वाली, तो वहां से कैच हो जाए तो वंस इन अ फ्यू गेम्स। तो कादिर साहब, बीइंग अ बॉलर, ये जो कहा जाता है ना कि हवा में स्विंग है, या अगर बारिश हो रही हो तो वेदर जो है वो डिफरेंट हो जाता है, या इंग्लैंड का वेदर जो है वो बड़ा खास है, इस वक्त उस वेदर का कोई इंपैक्ट नहीं हुआ मैच के ऊपर या पाकिस्तान टीम के आउट होने पे? एक बॉल ऐसा नहीं हुआ कि बंदा के अनसर्टन बॉल आ गया, खुद ही आउट हुए। नहीं आप देखें तो सही, मैंने नासिर जमशेद का पहले बताया, आप हफीज देखें, ऐसे लगता है कि विकेट कीपर को कैचिंग प्रैक्टिस उसने करवाई है, एंड रेस्ट ऑफ द अदर। यानी ये एक मैच नहीं है। मुझे अफसोस इस बात का है कि ये रिपीट करते हैं अपनी मिस्टेक्स, रादर देन कि ये देखा जाए कि दूसरी टीमों को भी बंदा मैच देखता है। क्यों मतलब एक शेखर नया लड़का आया, उसने 200 अभी तक कर दिए, उसका जरा स्टाइल देखे वो क्या कर रहा है यार। उसके बाद रोहित शर्मा को नंबर 6 से उन्होंने ओपन करवा दिया, वो हर मैच में 50 कर रहा है, इसकी क्या वजह है? कार्तिक जो है 3 मरतबा इंडियन टीम में आया, दोबारा आया तो अभी उसने 200 कर दिए, तो ये क्या बात है? बंदा दूसरों से इंडिया में क्या सीखता है। एकेडमीज है, वहां से लड़के आते हैं या हमारी तरह बस गली से खेलते हैं पहुंच जाते हैं? नहीं, मैं ये समझता हूं कि उनको आईपीएल का बहुत ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि प्लेयर जो थे वो एक दूसरे के खिलाफ, और फिर ये था कि सारी दुनिया भी देखती थी, तो वो जो प्रेशर ये सारी बातें जो उसका फायदा ही। ये बताइए कि पाकिस्तान में तो कोई इस तरह प्रॉपर एकेडमी सिस्टम नहीं है। आप इस वक्त हालात देखते हुए पाकिस्तान टीम के फ्यूचर में क्या सजेस्ट करेंगे? वर्ल्ड कप आने वाला है, वर्ल्ड कप आएगा, जब आएगा तो हमारी टीम अभी तो ये पोजीशन है कि अगर आप बाहर जाए तो किसी से पूछे तो 11 खिलाड़ियों के नाम नहीं किसी को पता होंगे। जी बिल्कुल, तो आप आइडेंटिफाई कहां से आएगी टीम कि जो आपके 15 से 20 लड़के हैं, और फिर उनको एक लंबा रन दें, और जो लोग नहीं करे परफॉर्म, आप उन्हें एक जो वाज़ेह नजर आए कि इसको आपने साइड पे किया है 6 महीने साल, चाहे ये नहीं कि डोमेस्टिक में 200 की और आप फिर उसको वापस ले आए। और जो लड़का अंदर लाना है उसको ये बताना है कि तुम्हारे पास 3 से 4 सीरीज हैं, इसमें तुम अपने आप को एस्टैब्लिश करो। बहुत शुक्रिया सलमान भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर साहब, हमारे साथ मौजूद थे। व्यूज मैच जारी है और अभी तक की जो पोजीशन है उसमें बज़ाहिर नजर आ रहा है कि इंडिया जो है वो शायद आराम से मैच जीत जाए। आज 2 बड़े बड़े चैलेंजेस हैं पाकिस्तान जिनमें घिरा है। क्रिकेट का चैलेंज है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्पोर्ट्स है और बड़ी बुरी तरह हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान आउट हो गया। आज के आखिरी मैच है, उसका नतीजा भी कुछ देर आपके सामने आ जाएगा। उससे बढ़कर चैलेंज पाकिस्तान का है, बलूचिस्तान का, कोयटा का, ज़ियारत का, और ये चैलेंज जो है वो सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब का चैलेंज नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम का चैलेंज है। क्योंकि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन, जो यूनिटी हमें चाहिए ग्राउंड के अंदर,
बलूचिस्तान के ग्राउंड के अंदर वो नज़र नहीं आ रही। वो किस तरह होगी, कंसेंसस डेवलप होगा, सवात की तरह ऑपरेशन किया जाएगा, सिक्योरिटी इदारों की तरह इन्वॉल्व किया जाएगा, मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसके पास कितना मैंडेट होगा, जो मालिक साहब की गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वहाँ की, और फेडरल गवर्नमेंट किस हद तक जो है वो इस एक्सटेंट तक जा सकती है कि कोई बहुत सख्त मेजर लिया जाए बलूचिस्तान में। ये बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं, इसको आज डील करना है। आज का पाकिस्तान, कोयटा का ब्लीडिंग पाकिस्तान, ज़ियारत कायद मोहम्मद अली जिन्ना की रिहाइश का टूट फूट का शिकार हो गई, बल्कि तबाह बर्बाद हो गई। सिंबल है पाकिस्तान की वहदत का, वो तबाह हुआ, वहाँ पे परचम लहरा दिया गया, वहाँ पे सुनने में आया जो इतलात है। पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी न्यूज़ है आज की हर लिहाज से, ख्वाह स्पोर्ट्स का मैदान हो या कोयटा में इंसानों का मैदान। हमें आज इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए।